मध्य प्रदेश की गुफाएं, है ना। काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, पहले आप मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फेमस केव्स हैं। भीमबेटका और उदयगिरी, बिल्कुल राइट। हाँ, बिलोवा की गुफाएं, राइट। और बाघ की गुफाएं। वैसे देखो क्या है, यदि आप मध्य प्रदेश में, अब देखो मेरे को तो पढ़ते पढ़ते काफी समय हो गया, मैं तो ध्यान भी रखता हूं कोई नई गुफा, कुछ नई चीज जानकारी मिले, तो मैंने इतने सालों में ये अनुभव करा है कि यदि सारी गुफाओं की लिस्ट बनाई जाए ना मध्य प्रदेश की, तो 1000 से ऊपर निकलेगी। हाँ, हर छोटे बड़े शहर में कोई ना कोई गुफा जरूर है जहां मंदिर था। हाँ बिल्कुल सही है, पांडव गुफा है होशंगाबाद में, पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था वहां। हाँ, भरथरी की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं, ये भी ठीक है, होशंगाबाद है ना। आदमगढ़ की गुफाओं से रिलेटेड एक फैक्ट भी है, अपन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, बुक्स में नहीं लिखा है पर है इंटरेस्टिंग बात काम की। ठीक है, यहां तक गुफाएं। तो जैसे मैं बोल रहा था, यदि अपन ओवरऑल गुफाओं की बात करें ना, तो लगभग शायद मध्य प्रदेश के हर जिले में एक दो गुफा आराम से मिल जाएगी। ढेर सारे नाम है। और यदि अपन इंटीरियर की बात कर ले, छोटे छोटे गांवों की, तो यहां तो बहुत सारी हैं, भले उनको किसी को भी नहीं मालूम, आसपास के सिर्फ लोकल लोगों को मालूम है। पर देखो अपने को एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना है ना। तो अपन मेजर जो जो केव्स हैं, तो कुछ केव्स ऐसी हैं जिनकी अपने को सारी जानकारी चाहिए, जैसे भीमबेटका है कि नहीं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, ये ऐसी, इनको थोड़ा अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनके बारे में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस जिले में, कि ऐसा पर्टिकुलर कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वो उपस्थित हैं। उनकी कोई ज्यादा डिटेल अपनी बुक्स में या एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो अपन शुरुआत करते हैं, लिखो उदयगिरी की गुफाओं से। उदयगिरी की गुफाएं, सबसे पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है कि ये है कहां पर, तो किस जिले में आती है। देखो आप गांव को या तहसील याद मत रखना। हाँ बोले, विदिशा, लिखो यह विदिशा जिले में स्थित है। अब देखो इनको पहले क्या बोला जाता था, नीचेगिरी, नीचेगिरी की गुफाएं, इनका प्राचीन नाम क्या है, नीचेगिरी की गुफाएं। फिर अपने जो हैं राजा भोज थे परमार वंशीय, उन्हीं के एक वंशज थे उदयादित्य, उदयादित्य, तो उनके नाम पर इसको नाम क्या कर दिया गया, उदयगिरी की गुफाएं। पुराना नाम क्या, नीचेगिरी की गुफाएं। लिख लो, नोट कर लो, लिखो, इन गुफाओं का प्राचीन नाम नीचेगिरी की गुफाएं था, है ना। राजा भोज के वंशज उदयादित्य के नाम पर इन्हें उदयगिरी की गुफाएं कहा जाता है। राजा भोज पढ़े थे अपन ने, उन्हीं के एक वंशज, पोते थे ये, पोते पड़पोते ऐसा कुछ। अब आती है अगली बात कि ये गुफाएं कब बनी, 4th and 5th सेंचुरी में, 4वीं और 5वीं सदी में इनका जो है निर्माण करा गया। देखो इनका निर्माण 4वीं 5वीं सदी में किया गया था। और बनवाने वाले कौन, गुप्त सिंह, गुप्त डायनेस्टी। हाँ लिखो, इनका निर्माण गुप्त काल में किया गया है, गुप्त काल में किया गया है। अब ये तो गई गुप्त इरा की बात, लेकिन गुप्तों का ही एक सामंत या कहे मंत्री थे वीरसेन, उन्होंने इन गुफाओं को बनवाया है। वीरसेन ये गुप्त राजाओं की कौन थे, एक सामंत मंत्री। तो लिख लो, गुप्त राजाओं के एक मंत्री वीरसेन द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। ठीक है। अब देखो यहां पर टोटल कितनी गुफाएं हैं, बोला जाता है 20, पर अब जैसा आप समझते हैं समय के साथ जो है नष्ट हो गई है कि नहीं। काफी इसमें खराब स्थिति है, मौसम के कारण, अलग अलग रीजन से, फिर बहुत लंबे समय तक ये मिस रहती हैं। तो इसके कारण से क्या है, काफी कुछ नष्ट हो चुकी है, जो अच्छी अवस्था में है उनमें से कुछ एक के नाम है। तो अपन वो और नोट कर लेते हैं, लिखो, गुफा नंबर 1 को सूरज गुफा कहा जाता है। सूरज गुफा, गुफा नंबर 1 को सूरज गुफा कहा जाता है। यह काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गुफा नंबर 1 क्या कहलाती है, सूरज गुफा। तो लिख लो, यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो,
गुफा नंबर 4 को, गुफा नंबर 4 को वीणा गुफा कहा जाता है। वीणा गुफा, वीणा गुफा कहा जाता है। चौथे नंबर की क्या कहलाएगी? वीणा गुफा। इसके क्या है, गेट पर आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिरों के गेट पर भी कुछ मूर्तियां बनी रहती है कि नहीं? तो यहां पर क्या है, इस वाली गुफा के गेट पर एक वीणा बजाते हुए एक पर्सन की मूर्ति बनी हुई है, तो उसी के नाम पर क्या रख दिया इसको? वीणा गुफा, है कि नहीं? तो ध्यान रखना, कभी ऐसा आ जाए कि वीणा गुफा कहां स्थित है तो क्या हो जाएगा? उदयगिरी में ही है, और ये उदयगिरी खुद कहां है? विदिशा में। थोड़ा डीप में पूछना चाहें तो चलो आगे चलते हैं। लिखो गुफा नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सही है, बिल्कुल बोल रहे हैं, कृतेश बोल रहे हैं। क्या वो नाम है इसका? वराह गुफा। वराह, आपको मैंने बताया था वराह क्या? भगवान विष्णु का अवतार है। पिग अपन ने पढ़ा था, वराह मतलब क्या? पिग, पॉर्क। तो वराह अवतार से संबंधित है। यहां पे एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है भगवान विष्णु के वराह अवतार की, है कि नहीं? यह ध्यान रखना। तो 5वीं गुफा को क्या बोला जाता है? वराह गुफा। अब आते हैं काफी इंपॉर्टेंट 13 नंबर की गुफा। लिखो 13, गुफा नंबर 13 को, या गुफा नंबर 13 में, अब यहां तक लिख के छोड़ो, अब देखते हैं। देखो गुफा नंबर 13 में क्या है? शंख लिपि में क्या लिखे हुए हैं? अभिलेख। शंख लिपि समझते हैं? अरे अपनी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो ऐसे प्राचीन काल में क्या चलती थी? शंख लिपि। ये बेहद प्राचीन जो है लिपि है। संस्कृत लैंग्वेज अपन मानते हैं बहुत प्राचीन है, तो ये उसके इक्विवेलेंट या उससे भी पुरानी है। भारत की प्राचीनतम जो है लिपियों में से एक। तो इस गुफा नंबर 13 में क्या है? शंख लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख है कि नहीं? यह ध्यान रखना। लिखो गुफा नंबर 13 में शंख लिपि में लिखा हुआ एक लेख है। अब एक इसका ये बहुत बड़ा मेरिट हो गया गुफा नंबर 13 का, कि यहां पर शंख लिपि में लिखा हुआ कुछ क्या है? लेख है। और दूसरा आता शेषाशयी, भगवान विष्णु की प्रतिमा। शेषाशयी मतलब क्या? शेषनाग है, उनके ऊपर सोते हुए भगवान विष्णु की क्या है? मूर्ति। तो इसलिए भी ये जो है गुफा काफी फेमस हो जाती है। लिखो तथा इसी गुफा में या गुफा नंबर 13 में ही शेषाशयी, शेष मतलब क्या हो गया? भगवो शेषनाग, और शयी मतलब सोते हुए। शेषाशयी भगवान विष्णु की प्रतिमा है। अब इसमें इतने ही फैक्ट्स हैं उदयगिरी की गुफाओं में। सबसे पहला तो ध्यान रखना कहां पर है? विदिशा। टाइम पीरियड क्या? 4वीं-5वीं सदी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है? उस पर्टिकुलर गुफा का डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये बिल्कुल मत छोड़ना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये कब बनी थी। सभी के बारे में हमको जानकारी नहीं है, पर जैसे इनकी विशेषता क्या, ये कब बनी थी? गुप्त काल में, जब गुप्त राजा थे, है कि नहीं? अब देखो कई गुफाओं में ऐसा भी है कि बहुत प्राचीन समय से वो है। पढ़ते पढ़ते मैंने एक ये भी देखा था कि भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी है, तो एक नाम आता है बारबरी, 1ली-2री शताब्दी में बनी थी। पर यदि अपन मध्य प्रदेश की भी कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में बोला जाता है ये 1ली और 2री सदी में बनी थी। अब पूरी तरह से बात क्लियर नहीं है कि कौन सी। बिहार में आती है बारबरी गुफाएं, इनको भारत की प्राचीनतम माना जाता है, पर ऐसी कई गुफाएं मध्य प्रदेश में भी है। पर फिर भी टाइम पीरियड याद रखना और बनाने वालों का नाम, ये दो तो बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद तो आप जितना ज्यादा पढ़ो आपके लिए फायदेमंद है। पुराना नाम भी आ सकता है, चेंज किन के नाम पर हुआ, परम उदयादित्य। फिर आपको तीनों चारों गुफाओं की विशेषता बताई है, सूरज गुफा, वीणा गुफा, 13 नंबर में क्या है, ये सारे, ठीक है ना। अब इसमें धर्म क्या? अच्छा, इनका जो गुफाएं हैं यहाँ पर किन किन के मंदिर हैं? हिंदू एंड जैन, हिंदू एंड जैन। इसमें सीधा 1 नंबर और 20 नंबर दोनों के दोनों काय से रिलेटेड हैं? जैन धर्म से, और बाकी गुफाएं फिर हिंदू धर्म, है ना। इतना तो पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है, आपको लिखवा दिया सूरज गुफा का नाम जैन धर्म से रिलेटेड है कि नहीं। चलो आगे अपन लिख लेते हैं भर्तहरि की गुफाएं या राजा भर्तहरि की गुफाएं।
आता है राजा भर्तहरि की गुफाएं। ठीक है ना, भर्तहरि की गुफाएं, नाम सुना सुना लग रहा है कुछ ये, कहां पर? मैंने बोला इसलिए बोला भर्तहरि की गुफाएं या राजा भर्तहरि की गुफाएं। इन्हीं का एक और नाम है कलियादेह गुफाएं। कलियादेह, एक ही चीज, हाँ दोनों अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना, कलियादेह की गुफाएं। ठीक है ना, कलियादेह की गुफाएं। देखो बता देता हूं थोड़ा सा, भर्तहरि कौन? तो अपन ने अभी गुप्त डायनेस्टी में एक नाम पढ़ा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, है ना, उनके बड़े भाई। ये ध्यान रखना, ये कौन थे? भर्तहरि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई। इन्होंने सन्यास ले लिया था। स्टोरी में छोटी सी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इनकी वाइफ थी, है ना, तो उनको ऐसा लगा कि मैं इसका परीक्षा लेता हूं, है ना, मैं क्या करता हूं, अपनी वाइफ की परीक्षा लेता हूं। तो इन्होंने एक झूठा मैसेज भेज दिया कि शिकार खेलते खेलते जो है राजा भर्तहरि की मृत्यु हो गई है। ऐसा इन्होंने मैसेज भेज दिया, शिकार खेलने गए होंगे और अपने मंत्री किसी के हाथ मैसेज पहुंचा दिया कि अब रानी को मैसेज कर दो कि भाई शिकार खेलते खेलते हमला कर दिया किसी जानवर ने और राजा भर्तहरि की मौत हो गई। तो ये सुनकर इनकी रानी को बहुत दुख हुआ और उस दुख में ही तुरंत ही रानी की भी डेथ हो गई। तो इनको बहुत बुरा लगा कि मेरे कारण एक छोटे से टेस्ट का या किसी की जांच करने के लिए मैंने बोल दिया और उनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने सन्यास ले लिया। इनके गुरु थे गोरखनाथ, नाम तो सुना होगा आपने, है ना, गुरु गोरखनाथ। ऐसा बोला जाता है कि गुरु गोरखनाथ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। हनुमान जी किसी से नहीं हारे सिवाय इनके, ऐसा बोला जाता है। चलो खैर, तो ये जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के भाई थे। और ये जो गुफाएं हैं भर्तहरि की गुफाएं, यहां पर बैठकर इन्होंने क्या की थी? तपस्या, है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो लिख लो, भर्तहरि की गुफाएं या कलियादेह की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित हैं। ठीक है, इन गुफाओं का निर्माण 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी में परमार राजाओं ने करवाया था। 11वीं सदी में परमार राजाओं ने करवाया था। ठीक है, यहां तक लिखो। इन गुफाओं को या इन गुफाओं पर रंगीन चित्र अंकित हैं। रंगीन कलर्ड पिक्चर्स, रंगीन चित्र अंकित हैं। अब देखो इसी में एक और लाइन आ जाती है, इसी के आगे अपन चलते हैं। एक और आता है गोपी चंद की गुफाएं। गोपी चंद की गुफाएं, ये आपने नहीं सुना होगा। देखो इन्हीं गुफाओं के पड़ोस में एक और गुफाएं आती है, वो क्या कहलाती हैं? गोपी चंद की गुफाएं। और गोपी चंद जी कौन? इनके भतीजे, किनके? भर्तहरि के भतीजे थे। तो ये भी ध्यान रखना, गोपी चंद की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित हैं, कलियादेह महल या कलियादेह गुफाओं के पास में। आपने देखी है वैसे, कभी गए हो उज्जैन? ये गुफाएं बहुत डरावनी दिखती हैं। अब लोकेशन मुझे नहीं मालूम, पर हाँ मैंने देखी हुई है, ये डरावनी सी लगती है। यहां पर अंदर जाओगे तो अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, वहां पर कुछ धुनी, धुनी जिसको बोलते हैं ना, आप समझते होगे, वहां पर रखी हुई है, वो हमेशा गर्म रहती है। टच करके देख लेना, सही है ना। जाना कभी उज्जैन में है। अब एग्जैक्ट मुझे ऐसी लोकेशन तो नहीं मालूम, अब जाने वो ड्राइवर ले जाते हैं जो भी हैं, अपन तो बस देखकर हाथ पैर जोड़ के आ जाते हैं चुपचाप, है ना। इसी जगह तो वैसे ये रहता है, तो वहां देखना, वो हमेशा गर्म रहेगा, आप टच करके खुद ही देख लेना। तो चलो यहीं पर क्या है? गोपीचंद की गुफाएं। और ये गोपीचंद है। और ध्यान रखना, कलियादेह महल भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, महल गुफा एक ही है। अब ये राजा थे, किंग ही थे ओरिजिनली उज्जैन के, ये इन्होंने त्याग कर दिया था सारे अपने राजपाट का और सन्यास ले लिया था बाद में। चलो नेक्स्ट लिखो, भीमबेटका की गुफाएं। हाँ, सबसे पहला प्रश्न कहां पर है? कौन सा जिला? रायसेन। लिख लो, यह रायसेन जिले में स्थित है। हाँ बिल्कुल राइट, कृतेश बोल रहे हैं कि ये दुनिया की लॉन्गेस्ट चेन है। अपन बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर करा है।
देखो लगभग आज से 12,000 टाइम ईयर्स एगो, कितने 12,000 साल पहले। तो 12,000 साल पहले कौन थे? आदि मानव। सही है। तो ये आदि मानवों ने यहां पर क्या करा है? पेंटिंग करी हुई है। समझ सकते हो आप कि 12,000 साल पहले जो इंसान थे, जिनको अपन क्या बोलते हैं? आदि मानव, है ना, उन्होंने यहां पर क्या करी है? पेंटिंग। कभी अब जाके देखना, वहां पे शिकार करते हुए, घूमते हुए अलग अलग ऐसे छोटे मोटे जानवरों के झुंड के चित्र दिखेंगे। और इनकी टोटल संख्या कितनी है? अप्रोक्सीमेट 500। एक बेहद लंबी चेन है। हाँ, अलग अलग जगहों पर। अपन तो सब जगह नहीं जाने देते, मैंने भी देखी है ये, सब जगह पर अपने को नहीं जा पाते हैं अपन, है ना। तो लगभग कितनी गुफाएं हैं टोटल, छोटी बड़ी मिलाकर सब? 500 केव्स हैं यहां पर। और यहां पर क्या है? 12,000 साल पहले जो आदि मानव थे, न्यूलिथिक एज में, नवपाषाण काल, उस वक्त के मनुष्यों ने यहां पर क्या करी है? पेंटिंग। आप पूछ सकते हो 12,000 साल से सुरक्षित है ये, तो कितनी कीमती है हमारे लिए, है ना। लिखो, यहां पर 500 से भी अधिक गुफाएं हैं, जहां पर नवपाषाण काल के दौरान, आदि मानवों द्वारा चित्रकारी की गई थी। यहां पर नवपाषाण नियोलिथिक एज के दौरान आदि मानवों द्वारा चित्रकारी की गई थी। कि इनकी खोज किसने करी थी? बाघ की गुफाओं से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया वो यही कि इसकी खोज किन्होंने इसको इन्वेंट करा था। हाँ बिल्कुल, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। लिख लो, इनकी खोज 1956-57 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर, 56-57 में किसने करी थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो क्या हो गया? वीएस वाकड़कर। यह ध्यान रखना, हाँ, इनकी खोज करने वाले पर्सन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार इनका नाम ही पूछा गया है। पिछले यदि 8-10 साल का आप रिकॉर्ड देखें तो पीएससी में तो बिल्कुल आया ये, है ना। ठीक है, यहां तक नियोलिथिक एज से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। कहां से आती है? नियोलिथिक एज। और वेटेज क्या? कि यहां पर आदि मानवों द्वारा बनाई गई क्या है? पेंटिंग्स। अब एक और रहता है फैक्ट्स। लिखो, 2003 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, विश्व विरासत स्थल। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है? यूनेस्को, UNESCO। 2003 में इनको क्या बनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट लिखो, बाघ की गुफाएं। बाघ, तो देखो बाघ की गुफाएं कहां पर आती है? धार में, नौगांव, धार, है कि नहीं। तहसील क्या है? नौगांव। गांव का नाम है बाघ, बाघ। कई जगह बाघ भी लिखा है, एक ही चीज है, बाघ बाघ में कन्वर्ट, कंफ्यूज मत होना। अब देखो, पहला आता है प्रश्न कि बाघ की गुफाओं का नामकरण कैसे हुआ, कि बाघ की गुफाओं का ये नाम कैसे आया। तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। कोई क्या बोलते हैं, यहां पर एक नदी है जिसको बोलते हैं बाघ नदी, बाघ या बाघिन नदी। कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं। वैसे इसका एक्चुअल नाम है करद नदी, करद नदी या फिर बाघ नदी, एक ही चीज है। तो बोले ये नदी के पास में है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? बाघ की गुफाएं। ठीक है ना, कि यहां पर पास में बाघ या फिर बाघ नाम का कोई गांव है, तो गांव के नाम पर या फिर नदी के नाम पर इनका नाम है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि किसी जमाने में यहां पर ढेर सारे क्या थे? बाघ थे, टाइगर। तो उन्हीं के नाम पर क्या नाम रख दिया गया? बाघ की गुफाएं। पर कंफर्म कुछ नहीं, नदी अभी भी है, ठीक है ना, बाघ की गुफाएं। तो ऐसे नामकरण के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो 2 लाइनें लिख लो। लिखो, यहां स्थित बाघ या बाघिन नदी, बाघिन नदी, बाघ या बाघिन नदी, ब्रैकेट में लिखो करद नदी, एक ही चीज है। तो आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि करद नदी कहां है, इसलिए मैंने आपको सारी बातें बता दी। करद नदी अथवा बाघ नामक गांव, अथवा बाघ नामक गांव होने के कारण
इन गुफाओं को बाघ की गुफाएं कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ना? तो इसके नाम के बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बोली हुई है। अब अपन आगे चलते हैं। अब आता है टाइम कब? तो 5th to 6th सेंचुरी। इनका निर्माण 5वीं या 6ठी सदी में हुआ था। 5वीं 6ठी सदी में हुआ था। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, यदि आप इनकी गुफाओं की डिटेल देखेंगे तो कुछ गुफाएं ऐसी भी हैं जो कब बनी थी? पहली दूसरी सदी में। यदि आप इनकी और हिस्ट्री निकालें, पढ़ें, है ना, तो एक दत्तक नाम के कोई सन्यासी थे, बौद्ध सन्यासी। ऐसा बोला जाता है कि उनका इन गुफाओं का निर्माण दत्तक नाम के किसी बौद्ध सन्यासी ने करवाया। ये कुछ बुक्स में ये भी लिखा है, पर अपने लिए ये भी लिख लो, इनका निर्माण करवाने किंग कौन थे? सातवाहन। इन गुफाओं का निर्माण करवाया है सातवाहन राजाओं ने। आप ये ध्यान रखना, मैंने आपको दत्तक का नाम जानकारी के लिए बता दिया है। दत्तका ये कोई बौद्ध सन्यासी थे, पर ध्यान रखना ये गुफाएं 5वीं 6ठी सदी में बनी। आप एग्जाम में आया तो यही टिक करना, पर एक्चुअली में ये बात पूरी सही नहीं है, इसके पहले भी बनी है। पहली दूसरी शताब्दी में भी बनी थी कुछ गुफाएं, और बनवाने वाले सातवाहन किंग। अब देखो हुआ क्या था कि ये वास्तव में ये गुफाएं बनी, है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म धीरे धीरे समय के साथ इंडिया में उसका इफेक्ट कम हो गया, तो ये सारी गुफाएं जो है मिस हो गई थी। दुनिया को बीच में पता ही नहीं था कि कहीं कहां है ये। तो लगभग 1818 में कौन पर्सन आए? डैगरफील्ड, और इन्होंने इन गुफाओं को खोजा था। लिखो 1818 में डैगरफील्ड द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी। तो ये लाइन याद रखना, खोज करता कौन? डैगरफील्ड, 1818। अब देखो यहां पर टोटल कितनी थी? 9। टोटल गुफाएं कितनी थी? 9, पर अभी कितनी है? मात्र 5। 4 जो है काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इनके बारे में अपन देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट जो अपनी एग्जाम में आ सकते हैं। अब जो खत्म हो गई, जो खराब हो गई, डैमेज ज्यादा, उनका क्या है ना, लिखो। गुफा नंबर 2 को पांडव गुफा कहा जाता है। 2 को पांडव गुफा कहा जाता है ना, ये फैक्ट याद रखना, काम का है। लिखो गुफा नंबर 3 को हाथी गुफा कहा जाता है। गुफा नंबर 3 को हाथी गुफा। गुफा नंबर 4 को रंग महल कहा जाता है। रंग महल। तो देखो इतने बड़े बड़े नाम दिए। अब अपन गुफा नंबर 4 के बारे में दोबारा वापस डिस्कस करेंगे, है ना, थोड़ी कुछ बातें बतानी है। देखो अभी क्या लिखा अपन ने कि गुफा नंबर 4 को रंग महल बोलते हैं, पर देखो ये गुफाएं, अच्छा एक चीज ये भी आती है कि गुफाएं फेमस क्यों है इतनी? ऐसा क्या बात है? बुद्धिस्ट पेंटिंग है, बिल्कुल राइट है। यहां पर क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है पेंटिंग्स हैं, है कि नहीं? पर देखो अपन ने भी बात करी कि गुफा नंबर 4 क्या कहलाती है? रंग महल। एक लाइन ये है ना, यहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी गुफाओं में पेंटिंग्स है, और इनको क्या बोला जाता है? इन पेंटिंग्स को फ्रेस्को, मुराल पेंटिंग। अब व्हाट इज दिस? फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। मुराल शब्द सुना? मुराल पेंटिंग क्या होती है? देखो क्या होता है, पेंटिंग में क्या रहता है कि आपने, चलो जैसे फॉर एग्जांपल इस दीवार पर आपने कोई पेंटिंग बनाई, समय के साथ खराब हो जाएगी, पर पेंटिंग को अपन चाहते कि लंबे समय तक चले, हजारों साल चले। तो उसके लिए प्राचीन काल में एक टेक्निक यूज होती थी कि जब दीवार के ऊपर प्लास्टर करते थे, दीवार के ऊपर क्या करते थे? प्लास्टर, और दीवार जब गीली होती थी तो उसी दौरान क्या कर दिया जाता था? वाटर कलर से इस पे पेंटिंग कर दी जाती थी। प्लास्टर करा और उसी समय सेम टाइम ही थोड़ा बहुत सूखने के बाद, जो भी अब टेक्निक अपने को नहीं मालूम क्या थी, समझ में आ रही बात? कि प्लास्टर करा और जब दीवार गीली है, दीवार पूरी, तभी क्या करा? वाटर कलर से उसके ऊपर पेंट कर दिया और फिर दीवार को सूखने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या होता है? ये जो पेंटिंग बनेगी ये बहुत लंबे समय के लिए फिक्स हो जाती है, वो दीवार का ही एक पार्ट बन जाती है। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? मुराल पेंटिंग।
फ्रेस्को जो है स्टाइल है, पेंटिंग करने का स्टाइल। पर आप ध्यान ना, फ्रास्को पेंटिंग बोले या फ्रेस्को मुराल, फ्रेस्को है ये, फ्रेस्को मुराल बोले एक ही बात है। और उसका मीनिंग क्या होता है कि दीवार, गीली दीवार पर ही पेंटिंग कर दी जाती है। ये यूरोप में बहुत प्रचलित है, इंडिया में आपने को कम जगह देखने को मिलेगी। तो यहां पर जितनी भी गुफाएं हैं इनमें सभी जगह पर क्या है, पेंटिंग, और सबका स्टाइल क्या है, फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। अब चूंकि सभी 9 की 9 गुफाओं पर जो है पेंटिंग थी, तो इनको क्या बोला जाता है, बौद्ध चित्रकारी का रंग महल। चलो अच्छा इतना तो लिखो, फिर मैं आगे लिखवा देता हूं। लिखो, अपन ने अभी क्या लिखा, गुफा नंबर 4 को रंग महल कहा जाता है। लिखो, यहां पर लगभग सभी गुफाओं में फ्रेस्को मुराल पेंटिंग की गई है। यहां पर लगभग सभी गुफाओं में फ्रेस्को मुराल पेंटिंग की गई है। इस चित्रकारी के कारण इन्हें रंग महल भी कहा जाता है, रंग महल भी कहा जाता है। तो दोनों वर्ड, गुफा नंबर 4 को भी और ओवरऑल सभी गुफाओं को भी, क्योंकि सभी जगह पर यही फ्रेस्को मुराल पेंटिंग है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम के हिसाब से लिखो, इन गुफाओं को बौद्ध चित्र, बौद्ध पिक्चर्स के प्राण समझते हो ना, लाइफ, बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है। तो ये लाइनें सब फैक्ट याद रखना, फ्रेस्को मुराल पेंटिंग, बौद्ध चित्र के प्राण, और इसके अलावा रंग महल, आपको सभी बातें बता दी है, कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है ना। अब ये गुफाएं कैसी हैं, अजंता के समान। एक और लिख लो, ये भी एग्जाम आता रहता है कि एमपी की कौन सी ऐसी केव्स है जो अजंता से सिमिलरिटी रखती हैं, तो कौन सी होंगी, बाघ की गुफाएं। तो लिखो, बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं से समानता रखती हैं। अजंता एलोरा में है तो उनके जैसी हैं, सिमिलरिटी मेंटेन करती हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स से बिल्कुल मतलब के ही मैं आपको लिखवा रहा हूं। अब बता, एक और लास्ट वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि 1951 में क्या हुआ था, 1951 में राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया। नोट कर लो, नेशनल हेरिटेज। देखो 1951 में इन केव्स को, इन गुफाओं को राष्ट्रीय विरासत, नेशनल हेरिटेज घोषित किया था, ठीक है यहां तक। हाँ 1951 में कृतेश ये लिखा है, ठीक है। अब इसमें इससे ज्यादा फैक्ट्स तो बचते नहीं है। अब आते हैं चलो आदमगढ़ की गुफाएं। हाँ, पहला इंपॉर्टेंट लाइन कि कहां है आदमगढ़ की गुफाएं, होशंगाबाद। देखो यह होशंगाबाद में स्थित है। 2-4 इसमें मतलब की बातें वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो क्या आएगा, होशंगाबाद। लिखो, इनकी खोज 1961 में, इनकी खोज 1961 में आरवी जोशी और एमडी खरे द्वारा की गई थी। किसने खोजा, आरवी जोशी जी, एमडी खरे। अब देखो ये क्यों फेमस है, यहां पर क्या है, अलग अलग पत्थरों पर, स्टोन्स के ऊपर किन्होंने पेंटिंग करी हुई है, आदि मानवों ने। पाषाण काल, स्टोन एज नहीं, उसमें कई पार्ट है, नियोलिथिक, तो पाषाण काल और अलग अलग टाइम पीरियड पर जो आदि मानव थे, है ना, उन्होंने क्या करा है, पेंटिंग। अभी मैंने आपको बोला था जब अपन ये पढ़ेंगे आदमगढ़ की गुफाएं तो बताऊंगा। देखो तुमने अपनी लाइफ में कभी, है ना, जीवित लिविंग जिराफ देखें? तुम्हें तो कोई चीज बताना चाह रहा था। देखो क्या है, आज की तारीख में जिसे बहुत रेयर ही है कि आप जिराफ इंडिया की जमीन पर जीवित देखो। देखो मैंने खुद ने भी अपनी लाइफ में, अपने बचपन में बहुत पहले इंदौर के चिड़ियाघर में देखे, तब कभी लाए होंगे पर वो यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं बच पाए, अफ्रीका से मंगवाए थे बहुत साल पहले। अब जैसे मैसूर के चिड़ियाघर का बोल रहे हो सकता है देखे हो, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, पर मैसूर के चिड़ियाघर की तारीफ करूंगा, मैंने देखा है वहां बहुत सारे रेयर बर्ड्स और एनिमल होते हैं जो आपको शायद इंडिया में कहीं पर भी देखना हो, इच्छा हो आपकी, तो आप कहां दे सकते हैं, मैसूर के जू में। चलो तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये जो आपको मैंने जैसा बताया, इसका आदमगढ़ से रिलेशन क्या, तो यहां पर ढेर सारे जिराफ के भी चित्र हैं।
अपन क्या पढ़ रहे हैं, आदमगढ़ की गुफाएं हैं, यहाँ पर पत्थरों के ऊपर चित्र बने हुए हैं, तो इन चित्रों में कई चित्र काय के हैं, जिराफ के। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में कभी जिराफ थे, लेकिन आज की तारीख में नहीं है, ये शिकार वगैरह के कारण क्या हो गए, खत्म। तो ये ध्यान रखना, इंडिया में ऐसा नहीं कि जिराफ नहीं थे, ये भी क्या है, जिराफ भी इंडिया का एक नेटिव एनिमल है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि इससे हमको पता चलता है कि इंडिया में, हमारे एमपी में भी जिराफ कभी थे, इन पेंटिंग्स में बने हुए हैं वहां पे। चलो आपको आईडी के लिए बता दिया, ये तो अभी इंडिया में कोई जिराफ है ही नहीं अभी तो। हाँ, जंगल में तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक आध जगह मैसूर जैसे जू में हो तो अलग बात है। चलो लिख ही लो, लिखो, यह गुफाएं पत्थरों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफाएं पत्थरों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। एक और लिख लो, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, मृगेंद्रनाथ लिखो, यह रायसेन जिले में स्थित है। इनकी खोज 2009 में एएसआई द्वारा की गई थी। इनकी खोज 2009 में एएसआई क्या फुल फॉर्म, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इनका नाम जरूर ध्यान रखिए, किस लोकेशन क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। गांव भी है पाटनी, गांव का नाम क्या है, पाटनी, जहां पर ये स्थित है। ये भी काफी लंबी चौड़ी है, 1 किलोमीटर लंबी है। अब इसके यहां तक तो ठीक है, 2-4 मतलब की बातें लिख लो। यहां पे आसपास, इन गुफाओं के आसपास 2-4 ऐसे हैं टूरिस्ट स्पॉट टाइप के कि आप घूमने फिरने जा सकते हैं। लिखो, इन्हीं गुफाओं के आसपास नागफनी शिला, नागफनी शिला, शिला मतलब पत्थर, नागफनी के जैसा दिखने वाला कोई पत्थर है ना। गुप्त गंगा नदी, गुप्त गंगा नदी और गौ नदी स्थित है। गौ नदी, गुप्त गंगा नदी और गौ नदी स्थित है। यहां पे ओरिजिन है इन नदियों का, गुप्त गंगा निकलती है इधर ही कहीं, छोटी छोटी नदियां हैं ये, गौ नदी और गुप्त गंगा नदी स्थित है। अरे जो है अभी आप पढ़ोगे जैसे नियोलिथिक एज, देखो इनका कंफ्यूजन क्या कि स्टोन एज में बनी कि नियोलिथिक एज में बनी। तो देखो ऐसा है, आदि मानव रहते थे समय के साथ, कुछ उसमें नियोलिथिक एज में बना होगा, कुछ उसके पहले, कुछ उसके बाद। अपन ऐसा समझो दोनों में आप स्टोन एज शब्द ले लो कि अप्रोक्सीमेट इसके आसपास की है ये पाषाण युग, स्टोन एज। स्टोन एज सबसे बढ़िया आंसर, स्टोन एज ही पूछेंगे आपसे, तब पर्टिकुलर नहीं होंगे कि उसके अंदर भी उसमें टाइम पीरियड का सेगमेंट अलग अलग पीस में, स्टोन एज भी आप बोलोगे तो ठीक है। कहने का मतलब कि उनका वेटेज बताया जा रहा है कि गुफाएं कितनी पुरानी है, कि जब पाषाण काल चल रहा था, स्टोन एज, तब उस वक्त क्या है, आदि मानवों ने वहां पेंटिंग करी है। इतना नहीं आएगा आपको, मेनली तो जिले ही आता है ना। अब कृतेश जी बोल रहे थे कुछ गुफाएं और, देखो जैसे एक आती है पांडव की गुफाएं, तो इसमें मेन तो जिले ही आता है ना। चलो लिख लो, हेडिंग डाल लो, पांडव गुफाएं, नाम ही है इनका पांडव गुफा। ये टोटल कितनी है, 5 पांडव थे, तो इन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम क्या पड़ गया, पचमणी। अरे पचमणी है पंच, तो 5 पांडव के नाम पर ही वो जगह क्या कहलाती है, पंचमणी। पंच मतलब 5, ये ध्यान रखना। पचमणी के जो नाम है वो इन्हीं गुफाओं के कारण ही पड़ा है। देखो ऐसा बोला जाता है कि पांडव गुफाओं में, जब आपने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी तो होगी कि उनको वनवास मिला था, 1 साल अज्ञातवास था, तो वो अज्ञातवास का समय इन्होंने कहां निकाला था, ऐसा बोला जाता है, कहां पर, पांडव गुफाओं में। तो 2 गुफाओं को नाम भी दिया है, द्रौपदी गुफा और भीम गुफा, 2 के नाम है। हाँ, अर्जुन गुफा वगैरह नहीं है वहां, ऐसा कुछ। 5 है, तो 5 में से 2 में से एक का नाम क्या है, द्रौपदी, और एक का नाम क्या है, भीम गुफा। अरे इतना मत जाना डिटेल में, आपको आइडिया बताने के लिए कर रहा हूं, इतना नहीं पूछता, मतलब की बात बता दूंगा, है ना, ये ध्यान रखना। और इसका एक वेटेज क्या आता है कि नेचुरल बनी हुई है, यानी इस तरह से बनी हुई है कि नेचुरली बनी है, लेकिन हम रह सकते हैं। अभी तक अपन ने जितनी भी पढ़ी है गुफाएं, ये मोस्टली मैन मेड है, मोस्टली, नॉट ऑल, पर ये पूरी तरह से क्या है, पांडव गुफाएं कैसी है, नेचुरल है, प्रकृति द्वारा इस तरह से इसे
पहाड़ के अंदर क्या बन गया, कोई रूम, ऐसा। तो इसका ये एक महत्व है। अब एग्जाम ओरिएंटेड तो दो ही बातें लिख लो, पांडव गुफाएं लिखो, पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। यहां कुल 5 गुफाएं हैं, जिसमें से एक को द्रौपदी गुफा एवं एक अन्य एक को भीम गुफा कहा जाता है। अब देखो आगे भी बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बता दें कि सारी जोड़ लेंगे तो 1,000 से ऊपर निकल जाएगी मध्य प्रदेश में। पर कुछ और भी हैं जिनके बारे में अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस जिले में है कि नहीं, उनकी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। डिटेल जिनको पढ़ना था बस वो ये 5-6 ही है ना। अब 2 कॉलम बना लेना, लिखो। पहला शंकराचार्य की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर। अब देखो इसमें भी ढेर सारी बातें हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, है ना, कि अपन डिटेल क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखो क्या हुआ था, जब आदि शंकराचार्य ने संन्यास लिया तो वो केरल से अपने गांव से पैदल उन्होंने चलना स्टार्ट करा था। क्यों? गुरु की तलाश में, धर्म की तलाश में। तो उनकी तलाश कहां खत्म हुई थी? इन गुफाओं पर पहुंचकर ओंकारेश्वर में। पैदल आए थे वो केरल से कहां तक? ओंकारेश्वर तक, 2000 किलोमीटर से ज्यादा। फिर यहां पर उनको गुरुजी मिल गए, है ना, और यहीं पर फिर उन्होंने संन्यास लिया और क्या करी? तपस्या करी। तो इनका नाम क्या पड़ गया? शंकराचार्य की गुफाएं। एक और नाम आता है मंधाता, तुमने सुना होगा, अपन ने कई बात करी है। मंधाता, अरे ओंकारेश्वर में है, पहले भी कोई ने बात करी थी, कुछ पूछ रहा था। मंधाता क्या है? यहां पर नदी के बीच में एक द्वीप है, मंधाता द्वीप का नाम है, जो कहां पर है? नर्मदा नदी के ठीक बीच में। अब क्या बता दो, एग्जाम में वेटेज नहीं रहता है, ये बातें करने वाली बात अलग है। तो बस आप इतना याद रखना कि ये कहां पर है? शंकराचार्य की गुफाएं जो है ओंकारेश्वर में। और इसी तरह की बातें अलग अलग तो ढेर, हर गुफा में कुछ ना कुछ है, पर अपने को एग्जाम में मतलब नहीं। अपने को फिर वहां मतलब क्या है, किस जिले में है वो। तो अपन इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं जो जो अपने काम की है। गोविंद भागवत पद, गोविंद भागवत पद की गुफाएं, और इसी में काजल रानी की गुफाएं, काजल रानी की गुफाएं। तो ये दोनों कहां हैं? ओंकारेश्वर। या तीनों कहां हैं? शंकराचार्य की गुफाएं, गोविंद भागवत पद की गुफाएं और काजल रानी, तीनों कहां हैं? ओंकारेश्वर। चलो आगे लिखें, खंडागिरी की गुफाएं, खंडागिरी, विदिशा। नेक्स्ट, मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं, मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं उज्जैन। मत्स्य लिखते हैं अपन तो मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट, लोहानी गुफा, लोहानी गुफा धार। आपचंद की गुफाएं, आबचंद, आपचंद की गुफाएं सागर। रॉक शेल्टर गुफाएं, रॉक शेल्टर गुफाएं, रॉक शेल्टर गुफाएं सागर। नेक्स्ट, राधा देवी गुफा, राधा देवी छिंदवाड़ा। नेक्स्ट लिखो, जटाशंकर गुफा और बीन वाहक गुफा, जटाशंकर और बीन वाहक, जटाशंकर कौमा बीन वाहक, और दोनों पचमढ़ी, बीन वाहक दोनों पचमढ़ी। जटाशंकर तो आप लिख ही सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद गुफा टीकमगढ़। आल्हा उदल गुफा, आल्हा उदल गुफा मेहर, आल्हा उदल गुफा मेहर। मेहर सतना कल अपन ने पढ़ा था, वैसे नॉर्मली उसको महियर बोला जाता है। एक और लिख लो, जामवंत गुफा, जामवंत डिंडोरी, डिंडोरी। अच्छा दो और लिख लो, कबरा की गुफाएं, कबरा, कबरा की गुफाएं राजगढ़। सारू मारू की गुफाएं, सारू मारू। और लिख लो एक और, मारा की गुफाएं, मारा, मारा की गुफाएं मारा या माड़ा, मारा या माड़ा एक ही चीज है। मारा या माड़ा क्या है? सिंगरौली। हाँ, बिलोवा की गुफाएं, बिलोवा ग्वालियर, बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर। एक और लिख लो, लिखीराज गुफा,
लिखीराज, कहाँ? अच्छा लिखीराज, मुरैना। अरे बहुत गुफाएं हैं, लिखीराज, मुरैना। अब बाकी अपन अब कल पढ़ेंगे, आज इतना बहुत है।